सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आज जो हमें सोशल साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी 15, 16, 17 में लगातार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग अंत तक वीडियो को वॉच करना। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। यह संविधान कब पारित हुआ? जो हमारे भारत का संविधान है इसको बनाने में टोटल कितना समय लगा और यह कब पारित हुआ? तो जो दोस्तों है, हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जैसा कि सबको पता है, ये तो बचपन से बताया गया है। और ये जब पारित हुआ तो पारित हो गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारा गणतंत्र लागू हो गया था। तो कब पारित हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों बता दें, यहाँ से संविधान अगर बनकर पूछेगा कि कब बन गया था तो वो बना था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन पारित कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, हमको पता है टोटल हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उनको हम लोग क्या करते हैं, वो जो होते हैं सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2017 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कि सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था? तो सल्तनत युग में जो चरसा शब्द था वो शब्द सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से संबंध रखता था। जो चरसा है वो एक चमड़े की बाल्टी होती थी जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। उसको हम लोग क्या बोलते थे? चरसा बोलते थे। क्या बोलते थे? चरसा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपको कई बार बताया गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो था कैकूबाद। कौन था? कैकूबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न वो कहा गया है कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? जो मंगोल आक्रमण था वो भारत कि उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन शासक ने कौन कौन से कार्य किए? तो उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने को भेजा। बलबन का बेटा था मोहम्मद खान, उन्होंने उसको लड़ने के लिए भेज दिया। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? क्या वास्तविक लक्ष्य था? तो वो था हमारा कि सुल्तान खुद को खुदा का क्या मानता था? प्रतीक समझते थे। जो सुल्तान थे वो कहते थे कि मैं खुदा का एक निशान हूँ, एक प्रतीक हूँ, एक चिन्ह हूँ। तो इसीलिए वह बात हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में तूतीय हिंद जिसको क्या बोलते हैं? भारत का तोता की उपाधि मिली थी, वह कौन था? तो वह थे हमारे अमीर खुसरो जी। कौन थे दोस्तों? तो वे थे अमीर खुसरो जी। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 2015 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के समय सरशुबादार किसे कहा जाता था? जब शिवाजी का समय था तो सरशुबादार किसे कहा जाता था? तो सरशुबादार जो कहा जाता था वो सेनापति व प्रतिनिधियों को कहा जाता था। प्रतिनिधि और सेनापति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सरशुबादार कहा जाता था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कि 96वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या था? आपको पता है बहुत से संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो एक संशोधन था हमारा, जो हमारा 96वें संशोधन था, उसमें आर्टिकल 21 में शिक्षा का कौन सा अधिकार जोड़ा गया था?
तो वह जोड़ा गया था दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 96वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 21 में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, वो भी निःशुल्क। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। आपको पता है टोटल कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, तो सभी को पता है 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से एक सूची आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को दोनों के विषय में कानून बनाए गए वो हमारे समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है हमारा FIR का पूरा नाम। तो ये तो सभी को पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR का पूरा नाम। FIR का पूरा नाम जो होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेल कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो ये तो सभी को पता होगा भाई कि सेल जो होते हैं वो टोटल मेरी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है हमारी वो किन सागरों को जोड़ती है, तो वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम क्या करती है, वो स्वेज नहर करती है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये लगभग में हर साल पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कहा गया टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश में हवाएं चलती हैं उनको हम लोग पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उनको हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन सभी आपके 2015 में पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। अमेजन घाटी व जायरे घाटी के लोगों के जो मुख्य व्यवसाय थे वो पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पाद। अगर पशुओं को पालते थे तो पशुओं से क्या करते थे, दूध मांस प्राप्त करते थे। तो यही उनके मुख्य व्यवसाय थे। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय शैल के उदाहरण लिखिए। तो आग्नेय शैल के उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, ऐसे करके और भी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेंजिया किसे कहते हैं। पेंजिया किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो भूसंखलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे हम लोग पेंजिया कहते हैं। जब भूसंखलन होता है और वहाँ से जाकर जो मेरा नया भूखंड बनता है उसी भूखंड को हम लोग पेंजिया कहते हैं। क्लियर दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण है वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। वो जो हमारे गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, कौन से प्रथम ने, उन्होंने करवाया था। और यह मंदिर कोणार्क यानी उड़ीसा से पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर, वो भी समुद्र तट पर स्थित है, समुद्र तट के किनारे पर ये स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि चोलों के शासन काल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था। तो चोलों के शासन काल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। जनपद को नाडु तथा गांवों को क्या कहते थे, कुर्रम कहते थे। ऐसा कब था, जब चोलों का शासन था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इब्राहिम लोदी व बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मुकाबला हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना भी की। तो कब, पानीपत का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने लोदी वंश को खत्म करके क्या किया, यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। क्लियर।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने 5 सिद्धांत में ज़कात का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो ज़कात का अर्थ है अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना। अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना, यही क्या है? ज़कात है। यही क्या है? ज़कात है। और ये किसने सिद्धांत दिया था? तो वो मोहम्मद साहब ने दिया था। किसने? मोहम्मद साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो सभी को पता है, शियाल, सीमा, निफे। ये तो क्वेश्चन 7-8 में ही आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया, वो है आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। जो आग्नेय शैल है उसकी विशेषताएं आपको बताना है। तो इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती। पहले ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होते हैं, यानी कि इन चट्टानों में जीव जंतु और वनस्पतियां रहित होती हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं, मतलब दानेदार चट्टानें हैं। रवा आप लोग सबको पता होगा, रवे मतलब दानेदार चट्टानें हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है कि ये कठोर एवं अपारगम्य होती हैं, मतलब ये कठोर होती हैं, ठीक है ना। और ये आर पार नहीं दिखाई देती, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको इससे पहले साइंस की क्लास में बताया भी था कि ज्वालामुखी जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा जिनसे लार्वा निकलता रहता है, सुषुप्त ज्वालामुखी जिनसे क्या होता है कभी लार्वा निकलता है कभी लार्वा नहीं निकलता है, और बात करें मृत या शांत ज्वालामुखी यानी इनसे कभी भी लार्वा नहीं निकलता है, ये हमेशा क्या रहते हैं? शांत ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन वो कहा गया है कि बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालिका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। बालुका स्तूप कहते हैं कि जब पवनें चलती हैं तो जो बालू के निक्षेप से जो टीला बनता है, जो निर्मित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बालिका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार के स्वरूप में बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि पवनें चलती हैं तो रेत इधर उधर फिसलती रहती है, तो इनका जो रूप होता है वो निश्चित नहीं होता है, ये अलग अलग भिन्न भिन्न रूप के होते हैं। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों के झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो था वो 2016 में आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा गया सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्यताप किसे कहते हैं? तो सूर्य की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। कि पृथ्वी की सतह पर जो किरणें प्राप्त होती हैं और किरणों के विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया? मिस्टल तथा लिपजड़ किस प्रकार की हवाएं हैं? तो वो हवाएं दोस्तों जो हमारी मिस्टल है, ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी के घाटी से कोहर चलती हैं, जो रोन नदी घाटी के कोहर चलती हैं। जो हमारी लिपजड़ या हम इसको हिम छंछावत भी कहते हैं, या बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं जो रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में लिपजड़ का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा या बुरान होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है तो देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि संविधान सभा कब बनाई गई, इसमें कुल कितने लोग थे? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होगा मेन पॉइंट में पढ़ के बताए दे रहा हूँ कि जो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश सदस्य थे, 93 सदस्य जो देसी सियासतों से तथा 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। तो 292 क्या थे? वो ब्रिटिश थे, 93 देसी थे सियासत थे, तथा शेष जो 4 बचते हैं वो चीफ कमिश्नर थे। प्रत्येक
संप्रभु राष्ट्र का स्थापना एक संविधान होता है, भारत को भी अपना अलग संविधान है, ये सभी को पता है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना है। वीडियो के तुरंत बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपल हाई स्टडी 94 बिना किसी स्पेस के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहा गया पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निकाह में सबा पंथ यानी कि धर्म समान होते हैं। क्या बताया मैंने कि पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निकाह में सभी पंथ धर्म क्या हो, समान हो। कहने का मतलब जितने भी धर्म हो सबको एक समान कैटेगरी में जिस राज्य में रखा जाएगा उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास के जो दो ग्रंथ थे, एक तो हो जाएगा आपका रघुवंश महाकाव्य, दूसरा हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। और याद रखना जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, ये रचना जरूर पूछी जाती है। हो सकता है आपके हिंदी में भी पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों, तो वो कालिदास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कालिदास की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखिए। तो जो गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्र हैं तो उसमें से एक आपका मथुरा है, दूसरा आपका पाटलिपुत्र है जिसको सारनाथ भी कहते हैं। तो इतने में किसी को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया था। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये तो सभी को पता है कि भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे आप लोग बता सकते हो भाई? बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। तो इसमें से आप लोग कुछ भी दो बता सकते हो, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारा राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो जब राजपूत काल चल रहा था तो चार प्रमुख कवि कौन कौन से? पृथ्वीराज रासो, जिनकी रचना कौन सी है? चंदबरदाई। चंदबरदाई के रचयिता कौन है? तो वो पृथ्वीराज रासो हैं। ऐसे ही हमारे हैं हलायुद्ध हैं, और है हमारे नयचंद्र सूरी और उधम गुप्त। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? राजपूत काल के चार प्रमुख कवियां हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा भोज प्रबंध किसकी रचना है। तो जो भोज प्रबंध है हमारी वो वल्लाल की रचना है, नेक्स्ट है हमारा प्रयाग प्रशक्ति के रचयिता कौन थे? तो वो थे हमारे हरिसेन थे प्रयाग प्रशक्ति के रचयिता। नेक्स्ट है हमारा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये सभी को पता होगा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ने अपने शासनकाल में दो मस्जिदों का निर्माण कराया था। कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा, एक तो हो जाएगा भैया 2.5 दिन का झोपड़ा, और दूसरा हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, जिसको हम पदाधिकारी भी कहते हैं, वो कौन होता है? सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो सुल्तान होता है। कौन होता है? सुल्तान। जैसे कौन थी? रजिया सुल्तान। ऐसे बहुत से शासकाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि हिम नदियों के अपर्दन में वी आकार की घाटी किस आकार में बदल दी जाती है? तो ये सभी को पता होगा, जो वी आकार की घाटी होती है यू आकार में बदल दी जाती है, यू आकार में बदल
दी जाती है, बदल दी जाती है, नहीं बदल जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन वो कहा गया वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये तो साइंस में भी आपको पता होगा कि वाष्पीकरण किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाने को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाने को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये सभी को आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन भैया फिर से रिपीट हो गया है कि सूर्याभिताप किसे कहते हैं। तो ये तो अभी ही पूछा गया था कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्याभिताप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सूर्याभिताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि मूल अधिकार किस पर बल देते हैं। तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा मूल अधिकार है, ये मुझसे आप नहीं छीन सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं। तो एक तो श्रम, एक तो पूंजी। श्रम और पूंजी, श्रम मतलब जितना कार्य करोगे उसके हिसाब से आपको पूंजी मिलेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है, तो उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रियाओं को करते हैं। उत्पादन मतलब किसी चीज़ का उत्पाद करना, किसी चीज़ को पैदा करना, हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। चाहे कोई वस्तु हो, कोई सामान हो या कोई सेवा ही क्यों ना हो। अगला है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। तो वो लागू हुआ था 1986 यानी 1986 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार भी पेपर में देखने को मिल सकता है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों वो है इंडिका। इंडिका के रचयिता कौन है। तो इंडिका के रचयिता मेरे मेगास्थनीज जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा शासनकाल में हुआ था। कि जो तृतीय क्या है मेरा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से सभी साथी क्या बता रहे हैं, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया। लिखिए, तो चंदेल राजाओं द्वारा जो था वो खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रयशिला, काशी, उज्जैन आदि क्या है हमारे राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगला हमारा है कि महमूद गजनवी में भारत के किस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। तो वो था सोमनाथ का मंदिर। इस पर टोटल गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ये बहुत सोना यहाँ से ले गया था भाई। ऐसे नहीं, हम लोग इंडिया को पहले क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। एक ऐसा शासक यही आया था महमूद गजनवी जिसने टोटल 17 बार एक ही मंदिर पर आक्रमण किए और लगभग में जितना भी सोना था वो यहाँ से ले जा चुका था। कौन, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है हमारा सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। तो जो सल्तनत कालीन राज्य थे उनमें मतलब कमाई करने के दो साधन क्या हो सकते हैं। तो पहले तो उसमें क्या था, उस्र लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर जिसे उस्र कहते थे। और अगला मेरा क्या हो जाएगा, अगला खराज, जो मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था तो उसे खराज कहते थे, और जो मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था उसे उस्र कहते थे। अगला क्वेश्चन है मेरा परतदार सेल के दो उदाहरण लिखिए। तो परतदार सेल के जो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर या लिग्नाइट। तो ऐसे बहुत से होते हैं, आपको केवल दो लिखने थे, आप दो कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सभी को पता है विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है भैया अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी हो जाएगी विश्व की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट है हमारा सूर्यताप किसे कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, तो दोस्तों इसको बताएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हो? तो ज्वार भाटा से आप क्या समझते हो दोस्तों? तो ज्वार जो है हमारा, ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार एवं नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। समुद्र में जल को ऊपर उठने को हम लोग ज्वार तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ये सभी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भाई भीमराव अंबेडकर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नागरिक के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो भारतीय नागरिक के दो मूल अधिकार बहुत आप लोग बता सकते हो कि जीवित रहने का अधिकार है। आपको जीवित रहने का अधिकार, ये थोड़ी नहीं कि आपको धड़ से मार ही देगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जब मन तब आप मर सकते हैं भैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला जो है पॉइंट वो घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, ये आपका एक मूल अधिकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे हमारे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं? तो वो हैं असीमित आवश्यकताएं। आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, जितना हमारे पास है हम सोचते और ही आ जाए, तो इससे अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा घाटे में चलती है। और अगला है मेरा सीमित साधन। हर चीज़ के साधन सीमित हैं, लिमिटेड हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम शासक जो था वो थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। जिनको किसने मारा था? तो भैया बाबर ने मारा था। कब मारा था? तो 1529 में मारा था। कहाँ मारा था? तो पानीपत के मैदान में मारा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे हमारे राजोस। सम्राट अशोक थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्या किया? दान प्रदान किया, यानी कि निशाचय दान प्रदान किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं वर्तमान भारत में जो है वो औरंगाबाद जिले में है। और औरंगाबाद जिला कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और जो कब बनवाई गई थी? 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। ये सभी वंश में से आप किन्हीं दो वंशों को लिख सकते हो। मैं फिर से बता दूं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जितने भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपल HiFi Study 94 बिना किसी स्पेस के सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा भैया नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं? तो भैया 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो भारत को दो बराबर भागों में काटती है। वो भी किस किस प्रकार में काटती है? तो ये आप लोग जानते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अपक्षय क्या है? अपक्षय क्या है? तो ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम और जलवायु में जो है वो अंतर ये है कि किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जो दिन में घटित होता है उसे मौसम कहते हैं। लेकिन जो जलवायु होती है, जलवायु ये भैया एक लंबे अरसे बाद आती है और एक लंबे अरसे तक ही चलती है। लोग कहते नहीं, कहेंगे बारिश आ गई, तो मिनटों में बारिश आना, मिनटों में बारिश को खत्म हो जाना, ये क्या है? मेरा एक मौसम है। लेकिन बात करें कि जलवायु की, तो इस समय अगर ठंडी जलवायु चल रही तो ठंडी जलवायु तकरीबन 3 या 4 महीने तक रहने वाली है।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो उसे हमको कहते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है, तो वो है दोस्तों मेरा मेरियाना गर्त, वो है मेरा मरीमाना गर्त, ठीक है ना। ये विश्व का प्रमुख और बहुत ही गहरा जो है वो सागरीय गर्त। देखिए कहीं कहीं आपको मेहराना ये गर्त लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा मेहराना गर्त। तो आप लोग दिक्कत मत लेना, आप लोग ये याद रखना कि माँ से इसका नाम है बस मेरियाना हो जाएगा, मेहराना हो जाएगा, ऐसे करके कई नाम ये मिलते हैं, ठीक है ना। जितनी बुक लोगे हो सकता है उतनी बुक में आपको अलग अलग तरीके से लिखा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन वो है मूल अधिकार को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। मूल अधिकार को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है, तो आपात स्थिति लागू होने पर, यानी कि जब आपातकाल लागू हो जाता है उस स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार में से किसी भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। यानी जो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 है उसको छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है, तो सबसे पहला तो वो मेरा बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर परमादेश करता है, निषादादेश करता है, अधिकार पृच्छा आदेश करता है और उत्प्रेक्षण करता है, ठीक है ना। ये इसके अंतर्गत न्यायालय इतने प्रकार का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए, तो जो प्रकार है पहला हो जाएगा भैया आंशिक मुद्रा, दूसरा हो जाएगा पूर्ण मुद्रा, तीसरा हो जाएगा मेरा रिंगती मुद्रा और चौथा हो जाएगा मेरा स्क्वेलेशन। क्या हो जाएगा स्क्वेलेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले 2017 में भी ये पूछा गया था, इसी वीडियो में मैंने कराया भी था इसके ऊपर। तो ये 19 में और 17 में, अब ये जाके 20 में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1986 परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट और जो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है विकसित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, तो विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था ने विकास के उच्चतम मानक को प्राप्त कर लिया है, यानी जिसने विकास का उच्चतम मानक प्राप्त कर लिया उसे हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हाई फाई स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।